एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रेग्रेंस। बॉन्ड स्ट्रीट, परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू मेक अ राइट इम्प्रेशन एट फर्स्ट साइट। एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा, एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर। स्वागत है आपका समय भारत 24/7 में। नव वर्ष से पहले पीएम मोदी उत्तराखंड के कुमाऊं को देंगे बड़ा तोहफा। कर सकते हैं इन योजनाओं का भी शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी दौरे के दौरान उधम सिंह मार्ग में खुलने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे पिथौरागढ़ व रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी में विजय संकल्प रैली में शामिल होने आ रहे हैं। इस दौरान वह कुमाऊं मंडल को भी कई बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के लिए 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया था। ऐसे में नजरें उनके कुमाऊं दौरे को लेकर भी लगी हुई हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री विजय संकल्प रैली के तहत हल्द्वानी में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले वह कुमाऊं में खुलने वाली एम्स की सैटेलाइट शाखा का भी शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार ने इसी साल अक्टूबर में कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर में एम्स की सैटेलाइट शाखा खोलने का निर्माण किया था। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से इस सेंटर के लिए जमीन भी दी जा रही है। इस जमीन का तकनीकी निरीक्षण भी हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री के 30 दिसंबर को एम्स की सैटेलाइट सेंटर के शिलान्यास के कार्यक्रम की जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इसके अलावा प्रधानमंत्री यहां प्रदेश के 2 नए मेडिकल कॉलेजेस का भी शिलान्यास कर सकते हैं। महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलने पर कालीचरण महाराज के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने धर्मगुरु कालीचरण महाराज के विरोध में सख्त कार्रवाई करने के आश्वासन दिए हैं। कालीचरण महाराज पर यह कार्रवाई महात्मा गांधी पर की गई उनकी अभद्र टिप्पणी के कारण की जाएगी। हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, राजनीति के द्वारा कब्जाया, और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला को। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। दंगे अपने शिव स्त्रोत के लिए चर्चित कालीचरण महाराज द्वारा रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी के विरोध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नथुराम गोडसे की प्रशंसा भी की थी। सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में उनके इस व्यक्तित्व के विरोध में मंत्री नवाब मलिक ने उन पर सख्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव पेश किया था। नवाब मलिक ने कालीचरण महाराज को फर्जी बाबा बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी बाबा का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वह महात्मा गांधी के विरोध अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। नवाब मलिक ने कहा कि कोई महात्मा गांधी की विचारधारा का विरोध हो सकता है, लेकिन उनके हत्यारों की प्रशंसा कैसे कर सकता है। बता दें कि सभी पक्षों को सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आश्वासन दिया है कि सरकार कालीचरण महाराज के ऊपर कार्रवाई करेगी। पंजाब के लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह हुआ जर्मनी में गिरफ्तार। दिल्ली मुंबई में भी की थी हमले की साजिश। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनी में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े आतंकवादी जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जसविंदर सिंह ही लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बना जा रहा है। जसविंदर सिंह दिल्ली और मुंबई में भी आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा था। इसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि भारत सरकार के अनुरोध पर जर्मनी पुलिस ने जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया है। जसविंदर सिंह सिख फॉर जस्टिस SFJ से जुड़ा हुआ है।
आरोप यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से भी उसके काफी अच्छे संबंध हैं। बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक 45 वर्षीय मुल्तानी एसएसजे के साथ काफी समय से जुड़ा हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बढ़ाई सरकार की चिंता। महाराष्ट्र में मिले ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या अब 650 के पार हो गई है। सोमवार को भी कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन अब नॉर्थ ईस्ट में भी पहुंच गया है। सोमवार को मणिपुर में इसका पहला केस सामने आया है। साथ ही गोवा में भी ओमिक्रॉन के 8 साल के बच्चे के संक्रमित होने के मामले को देखा गया है। ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या अब 653 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमितों में से 146 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 147 हो चुकी है। वहीं इसके बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा 165 मरीज हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना संबंधी मौजूदा दिशा निर्देशन जारी कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। देश भर में भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी काफ़ी तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत ही माइल्ड केसेस हैं और बहुत ही एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, बहुत सारे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ कि केसेस बहुत कमज़ोर हैं, माइल्ड हैं, और दूसरी चीज़ इस बार आपकी सरकार जो है और ज़्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि बुखार भी हो आपको कोरोना हो किसी भी तरह का, तो हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले। इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है, लेकिन डरना नहीं है। थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड़ है, मॉल के अंदर इतनी भीड़ है, तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं, और इतनी भीड़ में किसी ने मास्क नहीं पहन रखा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? जो हम जितनी सख्तियां कर रहे हैं वो भी इसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके घर में कोरोना आए। अभी कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था। मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा, और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग थक चुके हैं। 2 साल हो गए कोरोना को, 2 साल के अंदर इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग थक चुके हैं। लेकिन क्या करें, ज़रूरी है, आपकी सेहत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है, इसलिए ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग इन पाबंदियों का ज़रूर से ज़रूर पालन करें। जैसे मैंने बताया कि ये कोरोना बहुत माइल्ड है। हम देख रहे थे पिछले 1 महीने का डेटा। 1 महीने के अंदर ना तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है दिल्ली के अंदर, ना ही वेंटिलेटर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है,
ना ही आईसीयू के अंदर ज़्यादा लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे ये जाहिर है कि जो लोग इससे नए ओमिक्रॉन से प्रभावित हो रहे हैं वो लोग अपने आप ही घर के अंदर ही ठीक होते जा रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली हुए कोरोना संक्रमित। बीसीसीआई के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सौरव गांगुली को कोरोना संक्रमित पाया गया है। गांगुली का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। बीसीसीआई के बॉस सौरव गांगुली ने सोमवार को कोविड-19 का टेस्ट कराया था, जिसके बाद रिपोर्ट सोमवार को ही देर शाम में मिल गया और वह पॉजिटिव पाए गए हैं। गौरतलब है कि करीब 1 साल पहले बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के भाई शुभाशीष को भी कोरोना हुआ था। उस दौरान गांगुली की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन इस बार गांगुली की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सूत्रों के मुताबिक सौरव गांगुली को कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांगुली काफी समय से अपने कोलकाता स्थित घर पर ही रह रहे थे। भारत के लिए करीब 12 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सौरव गांगुली लंबे समय तक टीम इंडिया के कप्तान भी रहे हैं। दिल्ली में ठंड के कारण सरकार ने बंद किए नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल। 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी छुट्टियां। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार की ओर से आदेश जारी करते हुए यह कहा गया है कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं में शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है। बता दें कि यह 15 जनवरी 2022 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान वर्कशीट के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाएगा। जारी किए गए आदेश में शीतकालीन अवकाश के दौरान सर्वोदय विद्यालयों को अब तक कवर किया गया है। वहीं साथ ही शिक्षकों को कहा गया है कि वो अपनी अपनी कक्षाओं के छात्रों की ताकत और कमजोरियों को नोट करें। वहीं बता दें कि आदेश में आगे कहा गया है कि स्कूलों के छात्रों को शीतकालीन अवकाश का असाइनमेंट देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि राजधानी में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्राओं की कक्षाएं फिर से शुरू की गई थी। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश को दिया संदेश। आज हम सब 136 साल पुरानी अपनी कांग्रेस का स्थापना दिवस पूरे देश में बड़े व्यापक रूप से मना रहे हैं। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम है। कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस और उसके तमाम नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, संघर्ष किया, जेलों में कठोर यातनाएं झेली और बहुत से देशभक्तों ने अपने प्राणों तक का बलिदान किया। तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद हमें जो भारत मिला उसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन हमारे महान नेताओं ने बड़ी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय के साथ भारत के नवनिर्माण की एक मजबूत बुनियाद रखी, जिस पर चलकर हमने एक सशक्त भारत खड़ी किया। एक ऐसा भारत जिसमें सभी देशवासियों के अधिकारों और हितों का ध्यान रखा गया। जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुटलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती।
देश की विरासत को किसी को भी नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी, हर कुर्बानी देगी। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक एक कांग्रेस जन को यही संकल्प लेना है और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना है। मंदसौर में भारत माता चौराहा अग्रवाल धर्मशाला की गैलरी का छज्जा अचानक भरभरा कर दुकानों पर गिर गया। इस पूरी घटना में गनीमत रही है कि किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि जिस समाज की यह धर्मशाला है उसके ट्रस्ट को कई बार पहले सूचित किया जा चुका है कि धर्मशाला की गैलरी जर्जर हालत में है और कभी भी भरभरा कर गिर सकती है, लेकिन ट्रस्ट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है और ट्रस्ट की अनदेखी के चलते आज दुकानों को यह नुकसान झेलना पड़ा है। यदि इस पूरी घटना में किसी की जान जाती तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ये जो गैलरी गिरी है और दुकानों को नुकसान हुआ है, इसमें आपकी भी दुकान? काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? ये बोर्ड वगैरह गिर गया है, दुकान का पतरा गिर चुका है और जो अपन कपड़े टांगते हैं वो सब चीज़ें गिर चुकी है। किसी को चोट आई इस पूरे घटना में? नहीं, चोट नहीं आई है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी या कर्मचारी? अभी तक कोई नहीं आया है, बहुत बार फ़ोन लगा दिया, अभी तक कोई नहीं आया है। लगभग कितनी देर पहले की घटना है? एक आधा घंटा हो गया। ये जो धर्मशाला जिस ट्रस्ट की है, उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों से आपने कोई शिकायत की थी इस मामले में पहले कभी? पहले बहुत बार आवेदन दे रखा है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक नहीं हुई अब है। आपकी क्या मांग है? बस ये आके और सही करवा दें और व्यवस्थित बनवा दें बस। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि घटना सोमवार दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है, लेकिन घटना के 1 घंटे बाद भी शासन प्रशासन के तरफ से कोई भी अधिकारी यहां पर दिखाई नहीं दिया। क्या घटनाक्रम हुआ है? ये यहाँ से गैलरी अभी गिरी है नीचे। इसकी हमने काफ़ी टाइम से शिकायत भी करी थी ट्रस्ट वालों को, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया नहीं इस बारे में। तो कितनी बजे की घटना है? ये भी कुछ आधे घंटे पहले की घटना है। लगभग कितनी दुकानों को नुकसान हुआ है? ये लगभग 2 से 3 दुकानें तो दिख रही है और बाकी आसपास की भी जाने की तैयारी में ये गैलरी। तो इसे लेकर प्रशासन के संबंध में कोई आपने कंप्लेंट नहीं करी ट्रस्ट नहीं, के बाद? प्रशासन के पास हम जा नहीं सकते, ट्रस्ट की दुकान है, ट्रस्ट वालों से ही बात करेंगे ना हम। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई? नहीं, अभी तक कोई ना प्रशासन की तरफ से ना बिजली विभाग की तरफ से यहाँ पे। भैया, ट्रस्ट वालों से अभी अनुभ्या से मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ट्रस्ट करवा के देगा ये जो भी गैलरी ब्रेकेज हुई है, नुकसान जिसका भी हुआ है, जो 3, 4, 5 दुकानदार हैं हम, उन्होंने दुकानों का भी नुकसान हुआ है सर? दुकानदारों का जो 5 गैलरी है, 6 दुकान है यहाँ पे और 6 दुकानों की जो गैलरी गिरी है, जो गैलरी है वो ट्रस्ट बना के देगा। बाकी जो शेड वगैरह जो डैमेज हुए हैं उसका नुकसान ट्रस्ट नहीं देगा। आपका परिचय? मैं राजेश इलेक्ट्रिक बस स्टैंड, जो मेरी दुकान यहीं पे, मेरी दुकान भी डैमेज में है। चंडीगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आम आदमी पार्टी। जीत के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बधाई। आम आदमी पार्टी के बारे में चारों तरफ यही बात होती है कि काम की राजनीति करती है, ईमानदारी की राजनीति करती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राजनीति का एक नया इतिहास लिखा। उसके दम पर पूरे देश में आज अरविंद केजरीवाल मॉडल की चर्चा होती है। विदेश में से भी लोग अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल देखने आते हैं और पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल का अब विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। आज चंडीगढ़ के नतीजे भी उसी की ओर एक बहुत बड़ा संकेत करते हैं। आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है कि एक मौका केजरीवाल को। हम लोगों के बीच जाके यही कहते हैं कि आपने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, इसको देखा, उसको देखा, एक मौका केजरीवाल को देके देखिए। यहां भी हमने यही नारा दिया था आके, और चंडीगढ़ में आज जो नतीजे आए उससे साफ हो गया कि चंडीगढ़ के लोग इस नारे को आत्मसात कर चुके, इसको स्वीकार कर चुके। वो एक मौका अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देके देखना चाहते हैं। आज चंडीगढ़ के नतीजे ने साफ कर दिया कि चंडीगढ़ के लोगों ने, जो भगवंत भाई ने कहा कि सिटी ब्यूटीफुल को बनाए रखने का, आगे बढ़ाने का सपना, और जो नीचे चलता चला गया उसका ग्राफ, उसको आगे लाने का सपना केजरीवाल जी की राजनीति में देखा कि वहीं से ये पूरा हो सकता है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की जनता ने पहले ही मन बना रखा है कि अकाली बीजेपी को, कांग्रेस को बार बार देख लिया, अब की बार एक मौका केजरीवाल जी को ही देना है।
और दिल्ली का मूड देख के, पंजाब का मूड देख के चंडीगढ़ में भी इस बार मूड बना और लोगों ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नकार के आम आदमी पार्टी को चुना। इसीलिए उनके वर्तमान मेयर, 2 उनके पुराने मेयर, उनके यूथ के अध्यक्ष, उनके महिला के अध्यक्ष, महिला विंग के अध्यक्ष, इन सबको चंडीगढ़ के लोगों ने हराया है। और धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले लोगों को हरा के चंडीगढ़ की जनता ने एक मैसेज दिया है कि काम की राजनीति चाहिए, ईमानदारी की राजनीति चाहिए, ऐसी राजनीति चाहिए जो लोगों के काम की बात करे चुनाव में, और चुनाव के बाद फिर काम करे। ऐसा ना हो कि पूरे 5 साल काम ना करें और चुनाव के वक्त आके धर्म की, क्षेत्रवाद की, नफरत की राजनीति फैलाएं। यहां मैं चंडीगढ़ के एक एक वोटर को धन्यवाद करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के प्रति कायम भरोसे को चंडीगढ़ में स्थापित किया। हमारी पूरी टीम, जो चंडीगढ़ की टीम है, जिन्होंने पूरे मेहनत करके पहली बार चुनाव लड़के इतना ज़बरदस्त मैंडेट लोगों का हासिल किया, इतना ज़बरदस्त भरोसा लोगों का हासिल किया, ये काबिल तारीफ है। पहली ही बार में एकदम दिल्ली की तरह से, जैसे दिल्ली में पहली बार लड़ी थी, चंडीगढ़ में भी पहली बार लड़के जो भरोसा कायम किया। तो एक एक कार्यकर्ता को मैं उसके लिए बधाई देता हूं और विशेषकर हमारे कन्वीनर प्रेम गर्ग जी, हमारे इलेक्शन कैंपेन के मुखिया प्रदीप छाबड़ा भाई, सतीश सैनी जी, और इन सब के बीच सूत्रधार की भूमिका, इनको गाइड करने वाले हमारे दिल्ली से एमएलए जिन्होंने पूरे कैंपेन को यहाँ मैनेज किया, जनरल सिंह जी, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस अवसर पर कि इन सब ने और पूरे कार्यकर्ताओं ने सबने मेहनत करके जिस तरह से पहली बार लड़े गए चुनाव में ही अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को लोगों के दिल में, लोगों के मन में स्थापित किया, वो बहुत काबिल तारीफ है। योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए सपा पर तीखा वार किया, साथ में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार, और किस कदर भ्रष्टाचार था, जो लोग 5 साल से सत्ता के बाहर हैं, आज दीवारों से नोट किस प्रकार से 5 साल के बाद भी निकल रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर तो आप देख ही रहे होंगे उनके नमूनों को। ये जो 554 करोड़ रुपए आज यहाँ विकास पे खर्च हो रहे हैं, यह जो पैसा खर्च हुआ है 5 वर्ष पहले, भाइयों बहनों, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था, ऐसे ही दलालों के हाथों में चला जाता था और फिर वो दीवालों में चुन लिया जाता था और वक्त आने फिर निकालते थे। आज इनकम टैक्स जब उस पैसे को निकाल रहा है तो गरीब का पैसा वापस गरीब के घर बनाने में खर्च होगा। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले गरीबों को आवास नहीं मिलते थे, गरीबों को शौचालय नहीं मिलते थे, गरीबों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे, गरीब को स्वास्थ्य के सुविधा का कार्ड नहीं मिलता था, गरीब को फ्री में राशन नहीं मिलता था। 2017 के बाद किसानों का कर्ज माफ होता है। 2017 के बाद हर गरीब के लिए मकान बनाने की कार्रवाई होती है। हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ये 43 लाख आवास बनाए हैं ये किसी और ने नहीं, आपके प्रतापगढ़ के ही लाल ने ही बनवाए हैं। पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह इस विभाग के मंत्री थे और आज मोती सिंह जी ने इस विभाग के मंत्री के रूप में सब मकान बना करके गरीबों को उपलब्ध भी करवा दिए हैं। पहले पैसा, आज 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे, पहले पैसा कहां चला जाता था? ये गरीब का पैसा ही है जो सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। अब तो समझ में आया होगा ना।
नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे लोग? इसीलिए करते थे क्योंकि ये अवैध कमाई जाएगी कहां? ये आज नहीं तो कल ये पैसा निकलना ही निकलना है, और गरीब का आशीर्वाद भी लगता है और गरीब की हाय भी बहुत तेजी से लगती है। भाइयों बहनों, पहले गरीब को शौचालय नहीं मिलते थे। 2017 के पहले किसी गरीब के पास शौचालय की आवश्यकता होती थी घर में बनवाने की, उस गरीब को नहीं मिल पाता था। 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, तो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की सरकार ने 2,61,00,000 परिवारों के लिए एक शौचालय का निर्माण किया। आज गांव-गांव में सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं। गांव-गांव में पंचायत भवन बना करके पंचायत सचिवालय का काम भी किया गया है। और अब तो मोती सिंह जी ने यह भी कर दिया है कि हर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी होगी। गांव में, हर गांव में बैंक की सुविधा, गांव की ही बेटी, गांव की ही बहू बैंक की सुविधा गांव में उपलब्ध कराएगी। गांव के किसी व्यक्ति को पैसा जमा करने के लिए न बैंक जाना पड़ेगा, न बैंक में उसको जमा करना पड़ेगा और न ही उसको निकालने के लिए जाना पड़ेगा। गांव की ही बेटी, गांव की ही बहू लक्ष्मी बन करके उस पैसे को निकालेगी और उस बुजुर्ग के घर तक पहुंचा देगी। ये काम पहले भी हो सकता था, 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकारों के मन में गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, निराश्रित परिवारों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। ये वोट बैंक की राजनीति करते थे, और वोट बैंक की राजनीति भी किस कदर करते थे कि अगर उन्हें लगता था कि हिंदुओं पर गोली चलाने से उनका वोट बैंक बनेगा, तो उन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए वोट बैंक नहीं, देश की आस्था महत्वपूर्ण है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया। यही फर्क है। पहले की सरकारें राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया। पहले की सरकारें कांवड़ यात्रा पे रोक लगाती थी, अब कांवड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा होने के साथ ही काशी में भगवान विश्वनाथ का पवित्र धाम, काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से बनकर के खड़ा हो गया है। पहले की सरकारें आज भी इस नमूने सरकार के रूप में किस रूप में है? एक पार्टी है भाई बहन की, आप समझ गए होंगे। एक है चाचा भतीजे की और एक है बुआ भतीजे की। ये 3 अन्य पार्टियां हैं, यानी वंशवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे हैं, परिवारवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे हैं। और फिर जब मंच पर चाचा भतीजे के बीच मारपीट होती है, तो प्रदेश की जनता का क्या हाल होता रहा होगा। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं, पहले राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी, कांवड़ यात्रा को रोकी जाती थी, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले आयोजनों को रोका जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जन्माष्टमी के आयोजन भव्यता के साथ ही नहीं हो रहे हैं। आज तो वृंदावन में, मथुरा में रंगोत्सव के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी धूमधाम के साथ वहां कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आज कोई पाबंदी वहां पर नहीं, कोई रोक टोक नहीं, हर जगह
आनंद के साथ अपने उत्सव को आप मना सकते हैं। फर्क साफ है, पहले यूपी में औरैया पुलिस की एसओजी टीम व थाना दिव्यापुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की और मुन्ना भाइयों का किया खुलासा। यह गैंग विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूपीटेट के पेपर आउट करते हैं। साथ ही बता दें कि पुलिस ने इन्हें 11 अंतर्राज्यीय अभिव्यक्तियों के साथ पकड़ा है, जिसमें इनके साथ लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन जैसी अन्य चीजों को भी बरामद किया गया है। बता दें कि इनके ऊपर कानपुर में 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। यूपी के औरैया जनपद में विगत माह में आयोजित यूपी टेट की प्रतियोगिक पेपर लीक हो जाने के कारण रैकेट का पर्दाफाश हो पाया है। वहीं बता दें कि पुलिस अध्यक्ष के अनुसार गिरफ्तार अभिव्यक्तियों ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि मुख्य आरोपी पवन बरवार है, जो कि इस गिरोह का मालिक माना जा रहा है। वहीं वह डिजिटल भारत के नाम पर पेपर लीक कराने का काम करता है। बता दें कि वह ऐसा काम 3 वर्षों से कर रहा है। सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आज एक पुलिस को बड़ी भारी सफलता मिली है, क्या है मामला? ये कई दिनों से पुलिस के पास ये सूचना आ रही थी कि यहाँ थाना दिव्यापुर के अंतर्गत कुछ लोग यूपी टेट की जो परीक्षा होती है और अन्य जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं उसमें ये लोग सॉल्वर गैंग और पेपर लीक करवाने का काम करते हैं। और आगामी यूपी टेट परीक्षा जो होने वाली है उसको दृष्टिगत रखते हुए एसओजी को ये दायित्व दिया गया कि वो इस पूरा खेल का भांडाफोड़ किया जाए। उसके तहत औरैया पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, यूपी टेट के एडमिट कार्ड और साथ में कई सारे मोबाइल, लैपटॉप और ऐसी आधार कार्ड बनाने वाली मशीन, कार्ड प्रिंट करने वाले प्रिंटर्स, ऐसी कई चीज़ें बरामद हुई हैं। ये जो लड़के थे, जिनमें से जिनका मुख्य सरगना जिसका नाम पवन कुमार पोरवाल है, ये रहने वाले कानपुर देहात के हैं। इसके संरक्षण और इसके देखरेख में ये पूरा गैंग काम करता था। इसके साथ इसमें नीचे कई लोग थे, जैसे थाना दिव्यापुर का निवासी हिमांशु था। ये हिमांशु, वीरू, ब्रिजेंद्र, अमित, इन सबका इस गैंग में अलग अलग रोल निर्धारित था। जैसे इस पवन का काम था कि फर्जी तरीके से पेपर कराने का ठेका लेता था। इसने पूछताछ में ये भी बताया है कि इनके द्वारा पहले भी पिछले 3-4 साल में पहले भी बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऐसे कई गैंग हैं जिनके साथ मिलकर के ये परीक्षा में सॉल्वर बैठाते थे। इसमें ब्रिजेंद्र नाम का एक अभियुक्त भी गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी आधार कार्ड वो अन्य सदस्यों के माध्यमों से ये परीक्षा दिलवाता था। और इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो परीक्षार्थियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। इसमें हमको एक सियाज गाड़ी भी बरामद हुई है, जिसके माध्यम से इसमें परीक्षार्थियों को और जो पेपर सॉल्वर को सेंटर्स पे पहुंचाया जाता था। ये गाड़ी पवन कुमार पोरवाल इस्तेमाल करते था। ये जो सभी लड़के हैं, इन्होंने पूछताछ में ये भी बताया है कि इसमें कई अन्य और लोग भी शामिल हैं, जिनके बारे में पुलिस अभी तस्दीक कर रही है। ये ना ही सिर्फ यूपी टेट बल्कि अन्य राज्यों की परीक्षा में भी, जैसे राजस्थान की परीक्षा रीट एग्जामिनेशन या फिर यूपी में होने वाली लेखपाल भर्ती जिसमें पेट की परीक्षा, उसमें भी अपने सॉल्वर बैठाने काम करते थे। ऐसे कई लोग को पुलिस द्वारा चिन्हित कर लिया गया है जो इन परीक्षाओं में बैठे थे और इनकी जगह ये सॉल्वर ने ये परीक्षा बैठी थी। इनको जो सॉल्वर हैं ये ज़्यादातर काकादेव जो थाना कानपुर में कानपुर जनपद के थाना काकादेव में पड़ता है, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स रह करके तैयारी करते हैं अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की, वहाँ ये लोग रहते थे। और इनको पैसे के लालच में ये पवन ने इस धंधे में लिप्त कर दिया। इनको मोटी रकम का वादा किया जाता था, बताया जाता था 1 से 1.5 लाख रुपए पर परीक्षा इनको दिया जाएगा और एग्जामिनेशन से पहले ही इनको 10 से 20 हज़ार रुपये इनको एडवांस पेमेंट कर दिया जाता था, जिससे ये लोग थोड़ा प्रेरित होकर के इसमें बढ़ चढ़ के। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।